तो जब भी मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती थी तो सारे लोग मुझे देखने लग जाते थे कि इसको अचानक से क्या हो गया, क्यों ये इंग्लिश मूवीज़ देखने लगी है। क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश मूवीज़ में एडल्ट कंटेंट होता है। एज़ फॉर यू कैन डू इट, ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस। तुम्हें इससे बाहर निकलना है, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस। डर इस बात का कि टॉपर होते हुए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मैं पीछे रह गई तो मेरी रैंकिंग जो है वो नीचे चली जाएगी। अरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते। उन्होंने ये सब बातें मेरी अम्मी से कही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम असफर खान है और मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हिंदी मीडियम से होकर मैंने इंग्लिश मीडियम से सीए की पढ़ाई की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओरिजिनली मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सीए करनी है, उस वक्त मैंने खुद को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया था, ये सोचते हुए कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और लॉन्ग रन में ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से, जहां पर हर क्लास में 5 सेक्शंस होते थे और एक सेक्शन होता था फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड बाकी के 4 सेक्शंस होते थे फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। उस वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि कभी भी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपस में मिक्सअप ही नहीं हो पाते थे। कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, इस वजह से वो आपस में मिक्सअप होने में प्रॉब्लम करते थे। नाउ जब 11th में आप आते हैं, आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अलग अलग सेक्शंस के स्टूडेंट्स आकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। और जब मैं 11th में आई तब मुझे ऑप्शन दिया गया कि अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश मीडियम की तरफ जा सकती हूँ, लेकिन उस वक्त काफ़ी सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ ने मुझे आकर घेर लिया। डर इस बात का कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, डर इस बात का कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, डर इस बात का कि टॉपर होते हुए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मैं पीछे रह गई तो मेरी रैंकिंग जो है वो नीचे चली जाएगी। तो इस डर की वजह से मैंने 11th एंड 12th में अपना हिंदी मीडियम ही कंटिन्यू किया। और उस वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमारे जैसे ही होते हैं, उनमें कुछ अलग चीज़ तो नहीं होती है। बस ये डिफरेंस होता है कि वो इंग्लिश में कही हुई बातों को जल्दी कैच कर लेते हैं और हम स्ट्रगल करते हैं उन चीज़ों को कैच करने में। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद जब ये डिसाइड हुआ कि मुझे सीए करनी है, उस वक्त अगैन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। चाहे तो मैं अपनी सीए हिंदी मीडियम से कर सकती हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग की है, और चाहूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ जा सकती हूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, लेकिन लॉन्ग रन में वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और इस वक्त पर आकर अगेन मुझे काफ़ी सारे डर एंड इनसिक्योरिटीज़ ने आकर घेर लिया। डर इस बात का कि सीए ऑलरेडी इतना ज़्यादा कम्पैटिटिव कोर्स है, और अगर अब आकर मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से फेल हो जाऊँ या फिर मेरे बाकी के फ्रेंड्स आगे निकल जाएँ तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन उस वक्त मैंने खुद को चैलेंज किया, अपने सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ को साइड में किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इंग्लिश मीडियम से सीए करूँगी। और मैंने चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन स्ट्रगल अब शुरू होने वाला था। तो उस वक्त सीपीटी होती थी, जो कि सीए का एंट्रेंस लेवल होता है। तो मैंने सीपीटी के लिए एक जगह कोचिंग ज्वाइन की थी। अब कोचिंग में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते थे वो इंग्लिश मीडियम के ही होते थे, तो वो सर की कही हुई बातों को, पढ़ाई हुई बातों को जल्दी कैच कर लेते थे। वहीं मैं स्ट्रगल करती थी। मैं सोचने लग जाती थी कि सर ने अभी क्या पढ़ाया है, और इतनी देर में सर काफ़ी आगे निकल चुके होते थे। तो उस वजह से मेरी जो स्पीड है पढ़ने की वो काफ़ी पीछे हो गई थी। तो इस चीज़ को मैंने अपने तरीके से टैकल किया। मैं उस वक्त क्या करती थी, मैं रोज़ कोचिंग लेने के बाद अपने घर पर जाती थी और सबसे पहले मैं अपनी बुक्स को खोलकर वो सब कुछ रिवाइज़ करना शुरू कर देती थी जो कि मैंने उस दिन उस कोचिंग में पढ़ा होता था। और उसके बाद मैं उन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में से देखकर लिखना शुरू कर देती थी जो मुझे क्लास में समझ नहीं आए होते थे। तो ऐसे करके मैंने शुरू किया। नाउ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते थे वो फटाफट सर से अपने डाउट पूछ लेते थे, और मैं थोड़ा हेसिटेट करती थी कि मैं अगर डाउट पूछूंगी तो बाकियों को पता ना चल जाए कि मैं हिंदी मीडियम से आई हूँ, और या फिर वो मेरा मजाक ना उड़ाएं, या फिर वो मेरे उस डाउट को सिली ना समझें जस्ट बिकॉज मैं दूसरे मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने सीपीटी एक ही बार में क्रैक कर लिया था। क्योंकि उस वक्त सीपीटी पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता था, मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे।
तो ऑब्वियसली आपको सही आंसर पे टिक करना होता था, लेकिन रियल स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। अब मैं आ चुकी थी सीए इंटरमीडिएट में, जहाँ पर जो पेपर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपको पूरा पैराग्राफ में आंसर लिखना होता है। तो इस वक्त पर आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी थी, ये मुझे पहले से ही पता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करी थी, जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी टू गेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनना। तो उस वक्त पर आकर मैंने गूगल की हेल्प लेनी शुरू करी थी। जो भी वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते थे, मैं उसकी मीनिंग गूगल से देखकर उसको हाईलाइट करके उसकी मीनिंग टॉप पर लिख देती थी, और जिसकी वजह से मुझे पूरी लाइन समझ में आने लग जाती थी। मैंने उस वक्त राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। मैं एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम का माहौल बनाकर खुद की राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से अटेम्प्ट करती थी और देखती थी कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, या फिर मेरा आंसर कैसे इम्प्रूव हो सकता है, या फिर मैं एक आंसर को कितने तरीके से लिख सकती हूँ। और मैंने एक और चीज़ करनी शुरू करी थी कि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती थी विद सब टाइटल्स, जो कि मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में एक ही टीवी होती थी। तो जब भी मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती थी तो सारे लोग मुझे देखने लग जाते थे कि इसको अचानक से क्या हो गया, क्यों ये इंग्लिश मूवीज़ देखने लगी है। क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश मूवीज़ में एडल्ट कंटेंट होता है, और मैं उस वक्त एक टीनेजर थी, तो वो मुझे बड़ा उस तरीके से देखते थे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक से मैं इंग्लिश क्यों देखने लगी, इंग्लिश मूवीज़ क्यों देखने लगी हूँ, और इसलिए मुझे उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन उसकी जगह मैंने देखना शुरू किए इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल्स। तो उससे मेरी दो तरीके से हेल्प होती थी। पहला, मैं इंग्लिश को अच्छे से समझने लगी थी, और दूसरा, क्योंकि मैं एक फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो अपडेट्स हैं उसको लेने में आसानी होती थी। मैं अपडेटेड रहने लग गई थी, और मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छी कमांड हासिल करने लग गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं हुई हैं, मैंने काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, बट मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ रही है कि हमेशा मेरे अंदर एक ईगरनेस रहती है टू लर्न। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर सीखने की चाहत होती है ना, वो प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ हासिल कर लेता है बहुत ही कम टाइम में। तो इंग्लिश का समझ आना और इंग्लिश का बोलना आना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे इंग्लिश समझ आने लगी थी, लेकिन मैं इंग्लिश सही से बोल नहीं पाती थी। उस वक्त एक ऐसी चीज़ हुई थी, जो कि एक किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं उस वक्त आई गेस 16-17 साल की थी, और उस वक्त टीवी पर काफ़ी सारे एड्स आते थे मैकडॉनल्ड्स के, जिसमें वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर एंड पता नहीं क्या क्या दिखाते थे। तो मुझे बड़ा लगता था कि मुझे इस रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाना है, मुझे रिसेप्शन पर जाकर उनसे पूछना है कि आपके पास क्या क्या मिलता है तो मैं खाऊं। तो एक दिन मैं गई वहाँ पर, और जैसे ही मैं काउंटर पर पहुँची और रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे इंग्लिश में ऑर्डर लेना स्टार्ट करा, और उस वक्त मेरे हाथ पैर फूल गए, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं सिर्फ उनसे यही बोल पाई, 1 आलू टिक्की बर्गर, और अपना ऑर्डर लेकर मैं अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। और उस बर्गर को खाते हुए मैं आसपास देख रही थी लोगों को कि क्या एक लैंग्वेज आने से आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो मुझे भी लैंग्वेज सीखनी है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगी अपने तरीके से। अब घर में इंग्लिश का माहौल तो नहीं था, तो मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ अपनी इंग्लिश की। तो उस वक्त मैंने खुद की ही मदद ली। मैं खुद से ही कमरे में बंद होकर घंटों इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी, खुद से इंग्लिश में बात करती थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर एक छुपा हुआ एक्टर है, जो कि मूवी कैरेक्टर्स की एक्सेंट को, प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट करता है। बंद कमरे में रहकर मैं खुद से ही डायलॉग बोलती थी, खुद ही 2 कैरेक्टर्स प्ले करती थी, और खुद से ही डायलॉग डिलीवरी करती थी इन इंग्लिश। as far you can do it, okay, nobody can stop you from doing this. तुम्हें इससे बाहर निकलना है, you have to get out from this, only you can improve your position and situation. Nobody is going to help you in this world. तो आई नो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, बट ये मेरी कहानी है, मैंने इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखा है। तो आप भी अपने तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं डेफिनेटली। अब मैं एक सीए हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर मैं आए दिन वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और आप काफ़ी उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन यहाँ तक आने के बावजूद भी आजकल भी मुझे एक चीज़ ध्यान में आ जाती है, जो बचपन में हुई थी। तो बचपन की बात है, हमारे घर पर हमारे एक रिश्तेदार आए। उन्होंने मेरी अम्मी से बोला कि आप क्या कर रहे हो, मतलब अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, मुझे देखो, मेरी चाहे पूरी कमाई स्कूल की फ़ीस में ही क्यों ना चली जाए, मैं तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते। उन्होंने ये सब बातें मेरी अम्मी से कही, और आज जब मैं देखती हूँ कि ना तो उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और ना ही सक्सेसफुल हैं, तो ये चीज़ कहना कि हिंदी मीडियम से होते हुए आप कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही रबिश चीज़ है। और
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो एक छोटे से गांव से उठकर आए थे, जिनको इंग्लिश क्या हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता था, और अब वो वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। तो ये चीज़ कहना बिल्कुल ही गलत है कि जस्ट बिकॉज आप हिंदी मीडियम से हैं, जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। और अगर आप भी मेरी तरह से हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत हो, सीखने का जज्बा हो, तो कुछ भी मुमकिन है। शुक्रिया। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।